अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेमवर्क इसी तरह से लक्ष्मीकांत में आप किताब पढ़ेंगे तो दिया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हैं लक्ष्मीकांत को भी। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्टार्ट करने से पहले इसमें एक और जानना बहुत ज़रूरी है, जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ओके। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसे डेवलप हुआ। इसके लिए ये चीज़ वेरी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्म हुआ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 ईस्वी में, और उसे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, मतलब क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर दिया गया, जिसमें उसे मोनोपोली प्रोवाइड किया गया। मतलब वो कंपनी को पूरा अधिकार है सिर्फ उसी कंपनी को कि वो ईस्ट में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब ईस्ट साइड में, वेस्ट में नहीं, ईस्ट साइड में, ईस्ट में जितनी भी कंट्री आएगी उन पे ट्रेड करने का पूरी तरह से अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, ओके। तो ये जो कंपनी बनी थी, ये वहाँ के बहुत बड़े बड़े मर्चेंट जो लोग थे, उन लोगों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था। इसमें कुछ पॉलिटिशियन भी थे, शेयर होल्डर, ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट नोट कर लें, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड। अभी हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी लिख ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग EIC इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग अब से यूज करेंगे EIC, ओके। कब फॉर्म हुआ? फॉर्म्ड इन 1600 में फॉर्म हुआ। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है? एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली मिला। क्या? गॉट ट्रेड मोनोपोली, किस चीज़ का? ईस्ट में ट्रेड करने का, टू ट्रेड इन ईस्ट, ओके। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात एक है कि ईस्ट में ट्रेड करने का मोनोपोली मिला, ना कि सिर्फ इंडिया में, ओके। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म करके ईस्ट में ट्रेड करने का उसको मोनोपोली दिया गया। ईस्ट में जो भी कंट्री आएगी उस पे इसको ट्रेड करने का पूरी तरह से अधिकार दे दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अब ब्रिटेन से कोई भी कंपनी ट्रेड करने ईस्ट में नहीं आएगी, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी यहाँ पर, ओके। ये जो कंपनी बनी थी ब्रिटेन के अंदर, इस कंपनी का नाम रखा गया मर्चेंट एडवेंचरर्स, ओके, जो फॉर्म्ड हुई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ये कंपनी फॉर्म्ड होती है। इसी मर्चेंट एडवेंचरर्स कंपनी को हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। इसे पहले क्वीन एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए मोनोपोली प्रदान किया था, दिया था, ओके। और ये इंडिया पहुंची इन अप्रैल 1609, मतलब 1608 में तो आ गई थी, और 1609 अप्रैल में ये जहांगीर के कोर्ट में पहुंचते हैं। कैप्टन हॉकिंस नामक व्यक्ति जो ब्रिटेन से आए थे, वो पहुंचते हैं जहांगीर के कोर्ट में, ओके।
तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातें लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर इन 1608। ओके, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर्स कब? 1608 में। कैप्टन हॉकिंस नामक व्यक्ति था जो आया था जहांगीर की कोर्ट में, और वो ट्रेड करने के लिए जहांगीर से परमिशन ले रहा था और कुछ फैक्ट्री बनाने की भी परमिशन मांग रहा था। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। 1608 में कंपनी आती है, 1600 में कंपनी बनती है और 1608 में एज अ ट्रेडर्स इंडिया पहुँचती है ये कंपनी। और अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1765 तक, 1765 में क्या हुआ ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन 1765 में ये कंपनी जो है फुल्ली ट्रेडर्स की तरह काम कर रही थी। मतलब यहाँ पे सिर्फ अपने ट्रेड पे फोकस कर रही थी और किसी भी तरह के अलग कार्य को नहीं कर रही थी। एज अ ट्रेडर्स इट वाज वर्किंग। लेकिन 1765 में ऐसा क्या हुआ? 1765 में क्या हुआ कि ये कंपनी धीरे धीरे ट्रेडर्स से बदलकर यहाँ पे शासन की शुरुआत कर देती है। ओके, शासन करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट, क्या? टील 1765 वर्कड एज अ ट्रेडर्स। ओके, अब 1765 के बाद की कहानी। 1765 में ऐसा क्या हुआ तो देखते हैं हम। आफ्टर 1765, आफ्टर 1765 यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है और कहानी बदल जाती है। होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि 1764 में क्या होगा। कंपनी एक बैटल लड़ेगी, जिस बैटल को आप लोग जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। ओके, बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। इस लड़ाई में, इस युद्ध में कंपनी जीत जाती है। जीतने के साथ ही क्या होता है, 1765 में 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। क्या? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद में ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। यहाँ पे दो ट्रीटी होती है, एक बंगाल के नवाब के साथ किया जाता है और दूसरा जो उस समय मुगल एम्पेरर था शाह आलम, उसके द्वारा किया जाता है। और शाह आलम के द्वारा, जो शाह आलम के साथ जो ट्रीटी होती है, ये हिस्ट्री का पोर्शन है, फिर भी शाह आलम के द्वारा जो ट्रीटी होती है उसमें क्या होता है, कंपनी को मिल जाता है दीवानी राइट्स। कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। उड़ीसा, बंगाल और बिहार का दीवानी राइट्स कंपनी के हाथ में चला जाता है। अब दीवानी राइट्स क्या होता है? दीवानी राइट्स होता है 1765 के ट्रीटी से पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1665 कंपनी गॉट दीवानी राइट्स मिल जाता है इसको। दीवानी राइट्स। अब कहाँ कहाँ का दीवानी राइट्स मिल जाता है? बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, 3 जगह का दीवानी राइट्स कंपनी को मिल जाता है। दीवानी अब होता क्या है,
अब ये दीवानी राइट्स जो किससे मिलता है, ये दीवानी राइट्स आपको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दीवानी राइट्स फ्रॉम शाह आलम, जो उस समय मुगल एम्पेरर था, ग्रांटेड शाह आलम, यहाँ लिख लीजिए मुगल एम्पेरर। ओके, मुगल एम्पेरर शाह आलम द्वारा दीवानी राइट्स मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कंपनी को। ओके, अब दीवानी राइट्स होता क्या है, अब इस दीवानी राइट्स में देख लेते हैं। दीवानी राइट्स होता क्या है, दीवानी राइट्स, इसमें आप लिख लीजिए राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, मतलब जो रेवेन्यू का जो राइट्स है, अधिकार है, और जो भी वहाँ पे सिविल जस्टिस है, जो भी वहाँ के जो कानून वगैरह हैं, उन पे सारा अधिकार कंपनी को मिल जाता है। तो लिख लेंगे दीवानी राइट्स क्या है, राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। अब यहाँ से एक बात आपको समझ में आने लगी होगी, ये कंपनी इससे पहले तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर रही थी, और ट्रेड करके जो भी इनकम कमा रही थी, अर्न कर रही थी, उस पर ही डिपेंडेंट थी। लेकिन अब यहाँ के बाद हमने बोला कि कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, बदल जाता है सब कुछ। क्यों बदल जाता है, तो यहाँ पे रेवेन्यू राइट्स इसको मिल गया कंपनी को, मतलब उस जगह का जो भी रेवेन्यू होगा उसको कलेक्ट करने का अधिकार कंपनी को मिल गया। कहाँ का, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट कर देती है, कैसे करती है ये सारा चीज़ इसके आगे हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। ओके, अब यहाँ तक ठीक था। 1857 में क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और क्या होता है 1857 में एक बहुत बड़ा सिपोही म्यूटिनी होता है, विद्रोह हो जाता है। ओके, तो 1857 लिख लेते हैं। 1857 में क्या होता है, सिपोही म्यूटिनी। 1857 में सिपोही म्यूटिनी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अब जो कंपनी का जो अधिकार था उसको छीन लिया जाता है, और छीन कर क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन का अधिकार आ जाता है यहाँ पे। अब कंपनी यहाँ पे मतलब देखा जाए तो अंडर द ब्रिटिश क्राउन हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे सिपोही म्यूटिनी का क्या रिजल्ट क्या होता है, मतलब कल्मिनेशन, या आप बोल सकते हैं आफ्टर मैथ ऑफ सिपोही म्यूटिनी, क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन जो है एज्यूम कर लेती है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लेती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ब्रिटिश, अब यहीं से क्राउन रूल की शुरुआत हो जाती है। क्राउन एज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ तक देखा हमने कि 1857 के बाद क्राउन अपने ऊपर सारा जिम्मेवारी ले लेती है कि भारत में अब कैसे क्या चलेगा, वो क्राउन के अंदर सारा कुछ आ जाता है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कि क्या हो रहा है, कैसे होगा। यहाँ से क्राउन रूल की शुरुआत हो जाती है, और ये क्राउन रूल कब तक चलता है ये भी आप लोग लिख ले, ये पॉइंट, कंटिन्यू टिल 15th of August
1947। ओके, मतलब भारत की आज़ादी तक क्राउन का शासन चलता है। ओके, अब होता क्या है, यहीं से कहानी की, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसे ही हमें आज़ादी मिलती है या आज़ादी मिलने वाली है, तो पता है कि आज़ादी के साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ेगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म्ड किया गया। कब फॉर्म किया गया? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1946 में 1946 में फॉर्म किया गया। इसका काम क्या था? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना। ओके, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह से फोर्स में आ गया। ओके, और बहुत सारा जो फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का, उसका रूल्स जो है ब्रिटिश रूल में पाया जाता है। सर्टेन इवेंट, लीगल फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन्फ्लुएंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। हमारे संविधान और हमारे पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ब्रिटिश जितने भी ब्रिटिश लोग लेकर आए कानून, उसे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका जो भी कानून लाया गया वो हमें देखने को मिलता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं कि क्या इंडिपेंडेंट के साथ ही हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल सकते हैं आप। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है भारत की, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, फॉर्म्ड की गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, और ये कब फॉर्म की गई? ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको फॉर्म किया गया आपको 1946 में। ओके, 1946 में। ओके, इसके बारे में और विस्तार से हम लोग बात करेंगे आगे भी, आगे ये पूरा टॉपिक ही है। ओके, अब 26 जनवरी 1950 को, ये भी याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर में आ गया। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। ओके, हाँ पता है, इससे पहले कुछ जो कानून है वो फोर्स में आ गए थे, लेकिन पूरी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया। ओके, अब इसके बाद इसके आगे हम लोग